हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेकंड लेक्चर। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है आरआरबी सीबीटी 2 के जो पीवाईक्यू है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये जो पेपर है हमारा फर्स्ट शिफ्ट 22/4/2025 का है। तो पहले 25 क्वेश्चन हमने कल देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे। आज के लेक्चर में हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक के देखेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे उनके पीछे का कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ पावर सिस्टम विथ हाई रिएक्टिव पावर डिमांड विल रिजल्ट इन ए हाई पावर फैक्टर, नो चेंज पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लो पावर फैक्टर। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, अगर कोई पावर सिस्टम है उसमें रिएक्टिव पावर डिमांड आपकी ज़्यादा है तो पावर फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा। तो हम जानते हैं P बराबरी से होता है हमारा S cos फाई, ये हमारा है पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर बराबरी से क्या हो जाएगा आपका cos फाई बराबर से P अपॉन S, और S को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ये हमारी एक्टिव पावर और ये हमारी है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर अगर बढ़ेंगी तो ये जो टर्म है हमारी cos फाई है वो क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर बढ़ने से आपका पावर फैक्टर कम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो लो पावर फैक्टर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर आपके इंडक्शन स्टार्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला है फील्ड एक्साइटेशन ड्यूरिंग स्टार्टअप, रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस और सप्लाई वोल्टेज। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारी क्या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो हमको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर के जो पोल्स है तो उस ऊपर हम क्या लगा देते हैं, डैम्पर बार्स लगा देते हैं। और डैम्पर बार्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम में वो सिंक्रोनस मोटर को एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी जो स्पीड है रोटर की सिंक्रोनस स्पीड के पास आती है, हम फील्ड को एक्साइटेशन दे देते हैं और वो मैग्नेटिक लॉकिंग के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कौन सा जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर में टॉर्क इक्वेशन हमने देखी थी वो था हमारा K। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे तो ये हमारा E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, और E2 जो होता है वो लगभग बराबरी से हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है TST इज इक्वल टू K इंटू वी स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है, रोटर के रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और रिएक्टेंस पर भी, लेकिन फील्ड के एक्साइटेशन पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए ये हमारा ये ऑप्शन, और स्टार्टिंग में क्या है हम इंडक्शन मोटर की तरह चला रहे हैं तो वहाँ पर फील्ड एक्साइटेशन देंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, in a power triangle what is the relation between active power, reactive power and apparent power। तो यहाँ पर पावर ट्राइंगल देखते हैं हम। तो पावर ट्राइंगल क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा पावर ट्राइंगल जिसमें हमारा बेस है P, हाइट हमारी जो रहेंगी इसकी रहेंगी Q, और ये हमारा रहता है रिएक्टिव। ठीक है, ये फाई इसको ले लेंगे तो पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। तो ये S P Q, ये पावर ट्रायंगल में जो S है हमारी है, ये हमारी है एपरेंट पावर, जो कि हम सप्लाई से लेते हैं। AC सप्लाई से जितनी पावर आप ड्रॉ कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिव एपरेंट पावर। और इस पावर में से कुछ पार्ट P रहेगा, मतलब वो पावर जो रियली वर्क करेगी आपके सिस्टम में। तो ये होती है हमारी रियल पावर Q, जो कोई काम नहीं करती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, लेकिन सप्लाई से लेंगे आप। ठीक है, तो ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाने के लिए काम आती है और ये एक्चुअली वर्क करती है हमारी। ठीक है, तो ये पावर ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो S स्क्वायर बराबर से क्या आएगा, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। तो ये इसमें रिलेशन आ रहा है हमारा, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इन अ सीरीज RLC सर्किट द टोटल इम्पिडेंस इज मिनिमम व्हेन। सीरीज RLC सर्किट, तो ये हमारा R L और ये हो जाएगा हमारा C। तो ये होता है हमारा सीरीज RLC R, ये LC को क्या लिखते हैं J XL, और ये हो जाएगा हमारा माइनस J XC। ये टोटल हो जाता है। टोटल इम्पिडेंस क्या है हमारा R प्लस J XL माइनस J XC। तो ये हो जाएगा R प्लस J को कॉमन ले लेंगे तो XL माइनस XC। अब Z का मान मिनिमम कब होगा हमारा,
तो एक्सएल बराबर जब होगा एक्सी के, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो, सिर्फ बचेंगी हमारी आर। इसलिए एक्सएल बराबर एक्सी पर, एक्सएल बराबरी से एक्सी, तब देन z इज इक्वल टू जेड मिनिमम बराबरी से किसका हो जाएगा, आर। मतलब एक्सएल बराबर एक्सी है तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये प्लस एक माइनस, तो ये टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी, तो हमारा z बराबर किसके आएगा, आर के, और मिनिमम हुआ। इसी को हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है तो सर्किट हमारा रेजोनेंस में कहलाता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, तो ये रेजोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग इंडक्शन जनरेटर इन अ ग्रिड कनेक्टेड विंड टर्बाइन। जो हम विंड पावर प्लांट होता है तो वहाँ पर हम इंडक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं, उसका मेन ड्रॉबैक क्या है वो पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर विंड एनर्जी एप्लीकेशन। अरे भैया विंड के लिए तो हमने बनाई है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत ही है। इट कैन नॉट जनरेट एक्टिव पावर, ये जनरेटर है उसका काम ही एक्टिव पावर देना, अगर जनरेट ही नहीं करेंगे एक्टिव पावर तो मतलब क्या है उसका, तो इट कैन नॉट जनरेट, ये भी हमारा गलत है। फिर इट रिक्वायर एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड, ये ठीक है, क्यों, और ये डी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, और ये सही है हमारा, ये ऑप्शन सही है, अभी मैं समझाता हूँ क्यों। और कैन नॉट ऑपरेट एट हाई स्पीड, ये हाई स्पीड में नहीं भी, ये कोई भी स्पीड पे चल सकता है, ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे भी ये इंडक्शन जनरेटर रन कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर इसके पास कुछ अपनी फील्ड बनाने के लिए सप्लाई नहीं है। ये जैसे आपने स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर देखा होगा, वैसा ही हमारा जनरेटर है, बस इसमें क्या करते हैं हम, स्लिप नेगेटिव होती है, हम रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कर देते हैं, तो एज अ जनरेटर वर्क करने लगता है ये। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी कोई रिएक्टिव पावर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्टिव पावर कहाँ से ले लेगा, ग्रिड से ले लेगा। तो मतलब ये इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड कौन पूरी कर रही है, ग्रिड से उधार ले रहा है, फिर जाके ये एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि ये क्या करता है, इसको एक्सटर्नल रिएक्टिव पावर चाहिए रहता है ग्रिड से, तो ये इसका ड्रॉबैक है। वहीं सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम रोटर के ऊपर फील्ड लगाते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर हमको कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से हमको रिएक्टिव पावर सप्लाई की डिमांड नहीं होती है। ठीक है, ये इसका मेन ड्रॉबैक है, और इसीलिए हम क्या देखा होगा इंडक्शन जनरेटर के साथ हमेशा आप कैपेसिटर बैंक लगाते हो, जिससे क्या होता है आप लोकली उसकी डिमांड को पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इंडक्शन जनरेटर याद रखना कि विंड टर्बाइंस में कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, इंडक्शन जनरेटर। अब ऐसा क्यों कि इंडक्शन जनरेटर सिंक्रोनस भी कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता है सिंक्रोनस जनरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ग्रिड के साथ, आपको 3000 आरपीएम पर घुमाना ही घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल स्पीड, यहाँ पर स्पीड चेंज होने पर स्लिप एडजस्ट करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है, इसीलिए विंड पावर प्लांट में ये यूज़ किया जाता है। और दूसरा, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत रॉबस्ट होती है, बहुत मजबूत होता है, ऊपर अगर आप रख रहे हो तो वहाँ पर हवा पानी सब उस पर ज़्यादा पड़ेगा, तो उससे भी ये बचा रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंडक्शन जनरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, किसमें, हमारा विंड जनरेटर्स में, विंड पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर विच कंपोनेंट रिप्रेजेंट द मैकेनिकल लोड इन द इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखें तो रोटर साइड का मैं बना देता हूँ, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जो रोटर है हमारा, रोटर के अंदर क्या है, हमने बार्स लगा के रखे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस होगा और एक हमारा रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा E2 इंड्यूस EMF, और ये हो जाता है ये R2 और ये JX2। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, अगर रनिंग कंडीशन में आएगा तो ये हमारा S इसके साथ आ जाएगा, S इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं करंट देखूँ I2, तो ये I2 बराबरी से क्या हो जाएगा मेरा, SE2 अपॉन रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं S को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तो SE2 स्क्वायर बराबरी से क्या हो जाएगा आपका, S रूट के अंदर R2 स्क्वायर, R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अभी यहाँ से ये S से S कट गया, तो हमारी नई इक्वेशन है E2 स्क्वायर डिवाइडेड रूट R2 स्क्वायर, R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अभी ये जो हमारा अब नया जो सर्किट हम बना सकते हैं वो ऐसे बना सकते हैं, R2 अपॉन S, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसा बना लो,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E2, ये हो जाता है हमारा R2/S, ये होता है JX2। अभी इस सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, R2/S को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? ये R2/S को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R2 प्लस R2 1/S-1। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो सिर्फ हमको R2/S मिलेगा। तो ये जो कंपोनेंट है रोटर का रेजिस्टेंस हो जाता है, रोटर रेजिस्टेंस, और ये हो जाता है हमारा मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल लोड, है ना। तो ये जो कंपोनेंट है हमारा वो मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में। तो जो नया इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसा बना देंगे, ये R2 बना देंगे, ये X2, और यहाँ पर ये लोड कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा। तो ये सर्किट बनेगा, तो ये लोड कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, R2 1-S, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R2 1/S, तो ये 1-S/S, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ 3-फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम विथ अ न्यूट्रल शिफ्ट हाउ कैन द प्रॉब्लम बी करेक्टेड। जो 3-फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यूट्रल शिफ्ट हो रहा है, तो कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये अनबैलेंस हो गया तभी हमारे न्यूट्रल से करंट जाएगी, अगर तीनों फेज हमारे बैलेंस है तो न्यूट्रल से जो करंट है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल शिफ्टिंग। अगर तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय बैलेंसिंग द फेज। बाकी तीनों से आप नहीं कर सकते, वोल्टेज बढ़ाने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, वायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करने से भी कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे मेन क्या है हमारा, हमको लोड अगर बैलेंस कर देंगे तो न्यूट्रल हमारा जहाँ के वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द गिवन असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या पहला है, द बर्डन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म इज यूजुअली एक्सप्रेस इन वोल्ट एम्पियर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म होता है CT एंड PT, उसके ऊपर जो हम मीटर वगैरह लगाते हैं, तो वो सब उसको जितने भी चीज़ हमारे सेकेंडरी से कनेक्ट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं, और इसको VA में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। द बर्डन इज द टोटल इंपीडेंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइस इंक्लूडिंग मीटर्स, रिले एंड वायर्स। तो सेकेंडरी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जितनी भी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती है, सभी को जो इंपीडेंस होता है उसका सम हमारा क्या कहलाता है, बर्डन कहलाता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही है। थोड़ा पॉज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन कमर्शियल बिल्डिंग्स। जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके डिज़ाइन प्रोसेस में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के डिज़ाइन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कंडक्टिंग अ लोड एनालिसिस टू डिटरमाइन पावर रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन सही है। इंस्टॉलिंग प्रोटेक्टिव रिलेज विदाउट प्लानिंग, सेलेक्टिंग डेकोरेटिव लाइटिंग्स। तो हमारे इसका आंसर है हमारा A, क्योंकि जब भी कोई आप लाइटिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आपके घर में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले आप वो देखोगे कि मेरे को क्या क्या जलाना है भाई, मेरे बेडरूम में कितनी लाइट्स होना चाहिए, कितने पंखे होना चाहिए, कहाँ TV लगना चाहिए, ये सब। तो सबसे पहले आपको लोड एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी के बाद आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो हमारी ये लोड एनालिसिस है ना। नेक्स्ट हमारा है, विच कनेक्शन मेथड इज करेक्ट व्हेन यूजिंग अ CT एंड PT विथ अ वाटमीटर। तो वाटमीटर के अंदर हमारे पास दो कॉइल होती है, एक होती है CC करंट कॉइल और एक होती है हमारी PC। तो जो हमारी करंट कॉइल है ये करंट को मेजर करती है, तो CT क्या करेगा, हमारे करंट को मेजर करता है लोड के अंदर। ठीक है, करंट को स्टेप डाउन करता है CT। तो जो है वाटमीटर के साथ कैसी लगना चाहिए, CC के साथ सीरीज में, और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CT इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाटमीटर करंट कॉइल एंड PT इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज कॉइल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर A हमारा सही है, बाकी सभी हमारे गलत होंगे। नेक्स्ट है, व्हेन आर्मेचर कंडक्टर कैरी अ लोअर लोड करंट द आर्मेचर MMF कॉजेस। क्या होगा, जब आर्मेचर करंट कम लोड कैरी करती है तो आर्मेचर MMF किसका कारण बनता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा A, नो इफेक्ट ऑन मेन फील्ड फ्लक्स टू स्ट्रेंथन और एंड इंक्रीज इन इंड्यूस EMF अ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर कुछ हमको मोटर जनरेटर नहीं बोला, तो हमको सिंपल देखना है कि जो हमारा मेन जो MMF होता है हमारा, ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है। जो MMF होता है हमारा आर्मेचर का,
ये दोनों क्या होता है हमारा फाई ए आर इसको बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री, जो मेन फील्ड फ्लक्स है फाई ए आर क्या करता है 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो हमको ये 90 डिग्री जब भी रहेगा तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमको इफेक्ट देता है, मतलब फील्ड को क्या कर देगा, मेन फील्ड को ये डिस्टॉर्ट करके क्रॉस कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट देगा हमारा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द करेंट I4 फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये सिंपल सा हमको दिया है KCL पर। KCL क्या बोलते हैं, इनकमिंग करंट बराबर से आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कौन सी है, ये दो करंट, तो I1 प्लस ये KCL लगाएंगे हम यहाँ पर, I1 प्लस I2 बराबरी से I3 प्लस I4, ठीक है। तो I1 क्या है हमारे पास 2 और I2 है 20, बराबरी से I3 कितना है आपके पास 5 और I4 हमको निकालना है। तो ये 22 माइनस 5 बराबरी से क्या हो जाएगा आपका I4। तो I4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएंगी आपकी, 22 में से 5 गया तो 17 बचेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन KCL पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइंडिंग इन अ वायर बाउंड रजिस्टर इज मेड अप ऑफ। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमारी बनती है निकिल क्रोमियम एलॉय से, निकिल क्रोमियम एलॉय से हमारी वो वाइंडिंग बनती है। नेक्स्ट है द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इमिटिंग लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ 10 ल्यूमन पर स्टे रेडियंस इज, क्या होगी, 1 कैंडेला, 5 कैंडेला, 10 कैंडेला और 20 कैंडेला। तो देखो सबसे पहले हमको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है हमारी ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, और जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, और सॉलिड एंगल की पता है स्टे रेडियन। तो ल्यूमन स्टे रेडियन बोला, तो 10 ल्यूमिनन पर स्टे रेडियन, तो कितना कैंडेला होगा। तो यहाँ पर ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है वो क्या है, कैंडेला है। तो एक कैंडेला बराबरी से क्या होता है हमारा, 1 ल्यूमेन पर स्टे रेडियन, ठीक है, ठीक है, यही दिया है। अब वो बोला 10 ल्यूमेन पर स्टे रेडियन, तो कितने कैंडल के बराबर होंगे, 10 है तो 10, ठीक है। तो ये 10 कैंडल हो जाएगा, कैंडेला। तो ये 10 कैंडल है, इसका आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं शेडेड पोल मोटर्स आर आइडियल फॉर। जो शेडेड पोल मोटर होती है क्या होती है, यहाँ पर शेडेड पोल के अंदर जो शेडेड पोल कैसे सिंगल फेस टाइप की मोटर है, और सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसमें पोल्स को शेड कर देते, थोड़े पार्ट को क्या कर देते, शेड कर देते। शेडिंग का मतलब है थोड़ा ऐसा बना देंगे, और यहाँ पर एक कॉपर की रिंग लगा देते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल में हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर बस इतना याद रखो, शेड कर देता है। लेकिन इसके जो मेन डिसएडवांटेज है कि ये बहुत हाई टॉर्क हमको नहीं देती, बहुत लो पावर इसका कंजप्शन होता है। कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल होती है, और इसका हम यूज़ करते हैं खिलौने वगैरह में करते हैं ना। तो इसका लो पावर कंटिन्यूस ड्यूटी एप्लीकेशन में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है फॉर PN जंक्शन डायोड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द फॉरवर्ड नी वोल्टेज ऑफ द डायोड खालिस्तान एंड द रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ये PN जंक्शन डायोड है हमारा, ये PN, क्या बोल रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि इनके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स है उनका मोशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कंडक्टिविटी हमारे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड नी वोल्टेज है जो हमारा हम बनाते हैं काय में, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर वो ऐसी कुछ बनती है ना हमारी। तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड नी वोल्टेज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ते जाएगा तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन में जल्दी से आना चालू करेगा। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड नी वोल्टेज है वो कम होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। और जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, क्या बोल रहे हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ये है हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा इसका डिक्रीज एंड इंक्रीज, कम होता है और बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 0.5 फैरेड, VCS बराबर से दिया 1/s² + 1, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर एट t=0 विल बी। तो यहाँ पर हमको कैपेसिटर दे दिया है, उसके अक्रॉस वोल्टेज दे दिया, ये लाप्लास फॉर्म में दिया है VCS, ठीक है। और वो पूछ रहा है हमसे कि तो इसका जो हम लाप्लास में लिखते हैं CS लिखते हैं, और ये IS। तो यहाँ से अगर हम देखें तो IS को हम क्या लिख सकते हैं, VCS अपॉन C1/CS। तो ये हो जाएगा हमारा VCS।
ठीक है, तो ये C इंटू एस इंटू वी सी एस क्या हो जाएगा हमारा 1/s² प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा ICS। अभी हमको बोला t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, t इज इक्वल टू 0 प्लस क्या है, स्विच है आपका जस्ट उसके इंस्टेंट के बाद जैसे ही आपने स्टार्ट, तो मतलब ये हमको यहाँ इसको इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा के हम कर सकते हैं। तो बाय इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है हमारी, I 0 प्लस I, ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू, अगर टाइम हमारा 0 है तो ये काय पे जाएगा, s इनफाइनाइट पे, s इंटू IS, ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट s और ये हमारी पूरी IS की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा c इंटू एस 1/s² प्लस 1, ये हो जाएगा s मिलकर s², तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट c s² प्लस 1। अभी नीचे से हम क्या करेंगे, s² को कॉमन लेंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा, लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट c s², ये हो जाएगा s² 1 प्लस 1/s², ये s² से s² हमारा कट गया, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा c लिमिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/s²। अभी लिमिट ले लेंगे हम, तो लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर, तो आंसर हमारा क्या आएगा c, और c की वैल्यू कितनी दी है 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0.5, तो 0.5 एम्पियर। तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमारी करंट की वैल्यू क्या होंगी 0.5, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन कॉइल इज गिवन एज, ये खालिस्तान दिया आपको, वेयर m इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 एंड L2 इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, ठीक है, तो दो कॉइल हमारे पास रहती है, इनके बीच अगर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस m है ये, और ये L1 है और ये L2 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ तो जो m होता है हमारा वो होता है k टाइम्स ऑफ रूट L1 L2, ठीक है, और k जो होता है हमारा कपलिंग कोएफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 0 से लेकर 1 के बीच हो सकती है, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर 0 है तो कोई भी कपलिंग नहीं है, मतलब इसका फ्लक्स इससे लिंक नहीं करेगा, और k की वैल्यू अगर 1 है तो वो टाइटली कपल्ड है, तो ये होता है हमारा। तो यहाँ से k बराबरी से क्या लिख सकते हैं हम, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो m अपॉन क्या हो जाएगा आपका रूट L1 L2, तो ये आपका आंसर होगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही है m अपॉन रूट L1 L2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटोमाइजिंग द फ्यूल इन द इंजन डीजल इंजन। तो एटोमाइजिंग क्या है वो समझते हैं पहले। एटोमाइजिंग आपने देखा होगा, जैसे आप नाई की दुकान पे बाल कटाने गए होंगे तो वो एक स्प्रे मारता है, जिससे क्या होता है जो पानी है वो बूंद बूंद ना मिलकर क्या फव्वारे के टाइप में आता है, तो उसी को बोलते हैं एटोमाइजिंग। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंजन के अंदर आप जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो उसको क्या फव्वारे के टाइप में आपको डालना है, तो वो कौन इंजेक्ट करता है, इंजेक्टर, ठीक है। तो इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को अंदर ले जाना। अब फ्यूल इंजेक्टर इज अ हाई प्रिसीजन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर ऑफ अ डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो चैम्बर होता है उसके अंदर फ्यूल ले जाने का काम कौन करता है, इंजेक्टर करता है। और एटोमाइजेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन लिक्विड फ्यूल इनटू अ फाइन मिस्ट और स्प्रे, है ना। लिक्विड को क्या है स्प्रे के रूप में चेंज करने कोई प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा इंजेक्टर। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्विचिंग स्पीड ऑफ द बीजेटी। बीजेटी की स्विचिंग स्पीड क्या होती है, स्विचिंग स्पीड ऑफ बीजेटी इज ग्रेटर देन स्विचिंग स्पीड ऑफ मॉसफेट। गलत है, जो मॉसफेट है उसकी स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीजेटी। तो स्विचिंग स्पीड ऑफ बीजेटी इज इक्वल टू, ये भी गलत है हमारा, स्विचिंग स्पीड ऑफ बीजेटी इज लेस कम्पेयर टू स्विचिंग स्पीड ऑफ मॉसफेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बीजेटी की स्विचिंग स्पीड कम होती है और मॉसफेट की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है एडी करंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर इज कॉज्ड बाय। ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग है, वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो हो रही है, तो एसी क्या है चेंज होते रहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, और इसके कारण जो हमारा कोर है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और सर्कुलर पाथ में करंट इंड्यूस होती है। उन्हीं करंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो सर्कुलेटिंग करंट विद इन द कोर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट है
A 0.5 ohm shunt resistor is used to measure current with CRO. If the measured voltage drop is 5 volt, what is the current? तो सिंपल सा यहाँ पर दिया, आपको R की वैल्यू दे दी है 0.5 ओम और V की वैल्यू आपको दी है 5 वोल्ट। तो आपको I पूछा है, तो I बराबर से हमको पता है ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो V की वैल्यू होगी 5 और R की वैल्यू 0.5। तो ये आपका 5 गुणित 10/5, ये 5 से 5 गया तो आपका 10 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा आपका 10 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो है वो हमारा फ्यूजन टाइप की वेल्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूजन वेल्डिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ को जनरेशन इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड हाउ द एप्लीकेशन ऑफ अ टैरिफ सिस्टम कैन हेल्प रिड्यूस एनर्जी बिल। तो ये को जनरेशन क्या है, जैसे मान लो कि आपने कोई स्टीम पावर प्लांट है, आपने क्या किया, वहाँ पर आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब जो स्टीम आउटपुट आ रही है आपकी, उससे कोई दूसरा काम करा रहा है, किसी और इंडस्ट्री को दे दिया आपने, तो ये सब चीज उसको हम बोलते हैं को जनरेशन। मतलब एक बार जनरेशन करने के बाद भी आप उसका यूज़ कर ले रहे हो तो उसको हम बोलते हैं को जनरेशन। और टैरिफ का मतलब है किस रेट से आप क्या है इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो वो है, ठीक है। तो को जनरेशन इज ओनली एप्लीकेबल इन लार्ज इंडस्ट्री सेटिंग एंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एनर्जी conservation, while tariff system are solely used for revenue generation by the utilities. Co-generation and tariff system are unrelated concept and either contribute to energy conservation or cost. ये को जनरेशन आप करोगे तो आपकी एनर्जी सेव हो रही है, जिसके कारण आपका रेट भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो पैसा आपसे कम लिया जाएगा, पैसा बचेगा आपका। रिड्यूसेस एनर्जी वेस्ट, ये एनर्जी वेस्ट को कम कर रहा है ना। आपने एक बार यूज़ करी, जो वेस्ट जा रहा था उसका भी आपने यूज़ कर लिया, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल थर्मल एनर्जी, वाइल अ वेल डिजाइन टैरिफ सिस्टम इंसेंटिवाइज ऑफ पीक एनर्जी यूजर्स, लोअरिंग ओवरऑल कॉस्ट। ये को जनरेशन क्या है, रिड्यूस करता है एनर्जी वेस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन। तो पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास और प्लास्टिक। तो हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि माइक्रोवेव ओवन का क्या काम करता है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर जब आप कोई चीज़ रखते हो तो उसके अंदर पानी होता है ना, जिस चीज़ को भी गर्म करना है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वाइब्रेट कराता है, जिससे वो गर्म हो जाता है। सिंपल सा फंडा है इसका। यहाँ पर क्या है, जब आप कोई भी नॉन मेटल को रख दोगे उसके अंदर तो क्या होगा, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे है ना। तो रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, आपका वहाँ पर स्पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम नहीं रख सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे जिसको हमने अच्छे से देखा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।